बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, हमने देखा है पिछले चंद सालों के अंदर दुनिया जिस तेजी से बदली है, हम उस हिसाब से आज भी कम से कम 20-25 साल पीछे हैं। मेरे साथ खुर्रम ज़ुबैरी साहब हैं। वैसे तो मैं इनको माहिर मुआशियात कहता हूँ, लेकिन इनकी हर चीज़ के ऊपर नज़र है। जदीद दौर के हिसाब से जिस तरह हमें उलूम सीखने चाहिए वो हम नहीं सीख रहे। और अगर हम अपना निसाब तालीम देखें तो यकीन जानिए अब इतना वो पुराना हो चुका है, इतना घिसा-पिटा हो चुका है कि हम बच्चों को रटाते रह जाते हैं। और फिर जो को एजुकेशन है या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पर आम आदमी की रसाई नहीं है, उनके बच्चे उन जदीद उलूम को पढ़ ही नहीं सकते। तो अब उनको क्या करना चाहिए? और फिर रोज़गार के मौके उस तरह नहीं मिल रहे। मैंने देखा है कि इस वक़्त जो हमारे यहाँ सीएसएस करके आला अफ़सरान भर्ती हो रहे हैं, तो ये भी मेरा ख़्याल है ये 10-15 साल और ये सिस्टम चलेगा। इसके बाद ये टोटल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा और ये सरकारी नौकरियाँ तो ख़ैर मुझे नज़र ही नहीं आ रही मुस्तक़बिल में। तो अब हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए? कौन से उलूम सीखने चाहिए? उसी पर हम खुर्रम ज़ुबैरी साहब से कुछ राय लेते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप तक शेयर करते हैं। खुर्रम साहब, अब हमारे यहाँ जो नौजवान है सर, हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो तो जवानी में जाके हाथ में लगा, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके थे। लेकिन जो कंप्यूटर है वो हमें जाके मैट्रिक में मिला। अब कंप्यूटर बहुत पीछे चला गया। हमारे बच्चे कंप्यूटर तो सीख रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुस्तकबिल के लिए मोबाइल उनके हाथ में होगा, हर चीज़ उनको एक ही गैजेट में मिल जाती है। अब उस तरह रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे, ना नौकरियाँ मिलेंगी। वो अपना मुस्तकबिल कैसे सिक्योर कर सकते हैं सर? बहुत-बहुत शुक्रिया असद भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को। यार जो दुनिया है ना उसका और ये हमेशा से होता है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमेशा से हम जिसको कहते थे ना कि ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंज है, जनरेशनल चेंज है। अब हुँ, बस ज़रा फ़र्क सिर्फ़ ये आ गया है कि वो तब्दीली जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तो अब हुँ, विद इन जनरेशन हमें 1 या 2 ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो बिल्कुल फंडामेंटली चीज़ों को चेंज कर देती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो दादा थे या परदादा थे वो कलम जो है वो दवात के अंदर डुबो के लिखते थे। तो बिल्कुल। दादा परदादा का ये करते थे। तो उसके बाद हमारे जो वालिदैन थे उनके पास आ गया इंक का पेन। तो वो पेन के अंदर ही इंक डाली जाती थी, तो वो उससे लिखते थे। फिर हमारी जो जनरेशन थी, उनके पास आ गया बॉल पॉइंट पेन, तो हम बॉल पॉइंट पेन से लिखना शुरू हो गए। एक्चुअल एक्टिविटी वही है, लिखना है। हुँ, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, अब वो मेरे जो बड़े वाले बच्चे हैं, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं उनको पड़ी, वो कीबोर्ड और माउस के ऊपर ग्रो अप हुए हैं। वो बड़े वाले बच्चे हैं, लेकिन विद इन अ जनरेशन अब जो मेरी अगली जनरेशन है ना, उसके जो बड़े वाले बच्चे हैं वो कीबोर्ड माउस जानते हैं, लेकिन जो छोटे वाले बच्चे हैं उनको कीबोर्ड माउस का पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि ये हुँ, माउस और कीबोर्ड के ऊपर क्या करना है, क्योंकि उन्होंने टच स्क्रीन पे ग्रो हुए हैं। तो ये है वो विद इन जनरेशन चेंज कि आपने ये समझना है कि क्या तेजी से जो तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन इस तमाम अरसे के दौरान में ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि वो मेरे परदादा से लेकर अब तक मेरी नेक्स्ट जनरेशन तक की जो सारी जो एक्चुअल टाइम है 150 साल का, उसके अंदर एक्चुअल जो तब्दीली आई है वो तरीके कार पे आई है। इस बात पे तब्दीली नहीं आई कि लिखना है या नहीं लिखना। लिखना ठीक तो है। फिर भी है। तो वो हुँ, एक्टिविटी तो वहीं की वहीं मौजूद है। तो आपने ये नहीं करना कि आप कल को कहो कि यार इसको मैं किताबें लिखनी छोड़ देता हूँ क्योंकि आजकल किताबें कोई पढ़ता नहीं है। भाई मसला किताबों का नहीं है। इंसान जब से पैदा हुआ है उसने कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रिज़र्व करने की कोशिश की है। वो किताबों की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो, वो उसको ऑडियो बुक्स की शक्ल में हो, किताबें तो फिर भी लिखी जाएँगी। हुँ, लेकिन उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गया है। हज़ारों के हिसाब से डेली किताबें पब्लिश हो रही हैं। अब आप नहीं पढ़ते तो क्या करें? तो एक्चुअल में इस बात को समझें कि आप इस वजह से मिसफिट नहीं है कि आपको वो चीज़ आती नहीं है या एक्टिविटी पे फ़ोकस करें कि वो एक्टिविटी क्या है और उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। 80 लाख नौकरियाँ जो हैं वो खत्म हो जाएँगी अगले 5 साल के अंदर। ठीक है। लेकिन वो नौकरियाँ गायब नहीं हो जाएँगी कि उसकी अपॉर्च्युनिटी थी। उन 80 लाख नौकरियों की जगह पे 60 लाख नौकरियाँ और पैदा हो रही हैं। और वो क्या है? ठीक। हुँ, वो नौकरियाँ हैं जिसके अंदर आपको एआई एडेड मैकेनिज़्म से
कोई काम करना है, तो अगर आपको एआई मैकेनिज्म नहीं आता, ना आपको पता है, तो वो आप उन 60 लाख नौकरियों को में से कोई नौकरी नहीं ले सकेंगे और आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो अगर अच्छा, आप उन अच्छा खुरम भाई, थोड़ा-सा मैं पीछे चाहता हूँ। मैंने अब देखा है कि लोग पहले हैंड राइटिंग अच्छी ट्रेनिंग लेते रहे, वो चीज़ तो खत्म हो गई। अब आप बोलते हैं तो मोबाइल आपका लिख कर आपको दिखा देता है। अब जो चीज़ आप कह रहे हैं कि इस वक़्त नई नौकरियाँ आएँगी, तो उन नई नौकरियों के लिए जो नई नस्ल है, वो क्या तैयारी करे? हम स्कूलों में जाते हैं तो हुकूमत को तो ध्यान ही नहीं है, वो निसाब अगर बनाते हैं तो वो 20-25 साल लगा रहता है। मुझे मैट्रिक में हमें लंबी-लंबी कहानियाँ बताई गई थी। जब मैट्रिक के पेपर होते हैं उसके अंदर आपने भी वो पर्चे जो पेपर शीट्स हैं वो काली करके आ जाना है और उसी के ऊपर नंबर मिल जाना है। तो मतलब ये सारा घसा-पिटा निज़ाम ये तो खत्म हो रहा है ना। ये तो अब हमें आगे रोज़गार नहीं देगा। हम जो अच्छी चीज़ तालीम हासिल करते हैं, हम ये कहते हैं कि कल को बच्चे अच्छा कमाएँगे। देखें, ये जो टॉपिक है ना, ये तो बताते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है एजुकेशन के हवाले से, और ये मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ इसके ऊपर। देखें, इंसान के बच्चे को क्या चीज़ चाहिए? मतलब आप पहले ये तो कहें ना कि आप उसको चीज़ चाहिए क्या? वही वाली बात है कि अल्टीमेटली एक्टिविटी क्या है? लिखना है। वो हुँ, उस लिखने के नतीजे में जो प्रोड्यूस होना है। तो उस चीज़ को, एक बात को समझना है कि वो जो एक्टिविटी है, वो क्या है? अब बच्चे की कुछ ज़रूरियात हैं, वो ज़रूरियात 2 हैं। हुँ, एक उसकी फिज़िकल नीड्स है, फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं, और एक उसकी मेंटल नीड्स हैं। अब उन 2 नीड्स को आपने अल्टीमेटली कैसे फुलफिल करना है? तो जो ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उसके अंदर आप उसका डायपर चेंज करते हैं, उसको फीड करते हैं, उसके मुँह में कुछ चीज़ें डालते हैं, दूध डालते हैं, खाने-पीने की चीज़ें डालते हैं, ये उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। उसको एक ऐसी एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो ग्रो अप हो सके, जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, वो लिपटा रहे, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, वो आप पूरी कर लेते हैं। फिर एक जो मेंटल नीड्स हैं कि उसने ग्रो होना है, उसके दिमाग ने आगे इवॉल्व होना है। वो जो दिमाग की इवॉल्विंग की सिचुएशन है, उसके अंदर उसको क्या चाहिए? पहले तो ये समझ लें, या मैं हुँ, फंडामेंटली आपको बता रहा हूँ। हुँ, उसको चाहिए लिटरेसी, कि वो अपनी ज़बान से जो अल्फ़ाज़ अदा कर रहा है या लिख के जो अल्फ़ाज़ अदा कर रहा है, उसको लोग समझ सकें। और ठीक। जो लोग उसको बता रहे हैं कि वो उसके कानों में जो चीज़ जा रही है, उस बात को वो समझ सके। वो कहाँ से आती है? वो अल्फ़ाज़ से आती है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को मानी देते हैं अल्फ़ाज़ के हुँ, नाम देके। जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले चीज़ों के अल्फ़ाज़ बताए। हमें तो ये हुँ, बात समझ में नहीं आती है, लेकिन एक्चुअल में यही वो बुनियादी चीज़ है, जिसके अंदर हमारे अंदर जो ये एबिलिटी है ना कि किसी एक चीज़ को देख के उसको एक नाम दे देना, ये होती है लिटरेसी, कि आप एक्चुअल में, जिसको हम कहते हैं ना, हम कहते हैं जाहिल इंसान है। हुँ, बहुत पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं। उसकी ठीक है। वजह ये है कि उनका दिमाग इवॉल्व नहीं हुआ होता। लेकिन लिखना पढ़ना, जैसे हमारे नबी जो थे, वो इलिटरेट थे। तो लिटरेसी कहाँ से आई है? लिटरेसी से, उम्मी थे कि वो लिख पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन दिमाग की हिकमत इस लेवल पे पहुंची हुई थी कि उनसे ज्यादा एजुकेटेड इंसान इस दुनिया में आज तक आया ही नहीं। कि अल्लाह ताला, उनका क्रिएटर, डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर रहा था, उनको बता रहा था चीज़ों को, और दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब वो पेश करके चले गए दुनिया। तो अच्छा, एक्चुअल मसला, यहाँ मुफ्ती तारक का फतवा आ जाएगा। मुफ्ती तारक ने भी कहा था, लेकिन आपने खत भी लिखा और वो आप जैसे कहे ना, उम्मी का मतलब वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट इल्हाम हुआ। तो चले, ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि आप उस्तादों के उस्ताद, और फिर एक दफ़ा आपने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा है। तो इल्म तो था ना, इल्म, उसी इल्म की रोशनी का जो समरात है, वो हम तक पहुँचे। देखें, इल्म का ताल्लुक लिखने पढ़ने से नहीं है। हुँ, जब ये हुदैबिया का माहिदा लिखा जा रहा था ना, देखें, फतवे दें जो मर्जी करें आप, जो सीरा की मामलात हैं, उनको समझने की जरूरत है, वहीं से तो सीखेंगे आप। जो इल्म का शहर है, उससे उस शहर में जाएंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? हुदैबिया का माहिदा लिखा किसने था? हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने लिखा था हुदैबिया का माहिदा। उसके अंदर जो सुहेल बिन अम्र ने ये कहा कि ये हम उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो माहिदा था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल और कुरैश के दरमियान में। अल्लाह के रसूल और कुरैश के दरमियान में जो माहिदा था, सुहेल बिन अम्र ने कहा कि यार, ये तो हमने अगर यही मान लिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो ये माहिदा तो बनता ही नहीं है। तो हजरत अली रजी अल्लाह और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्ट किया हजरत अली रजी अल्लाह तआला को कि इसको काट दो।
उनको नहीं पता था कि ये कहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते थे। तो उसको मैं क्विकली बता रहा हूँ बस इसके अंदर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि ये मैं नहीं काट सकता, तो मुझे बताओ कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद उसको काट दिया और उसको अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं, लिखा गया। हमें हमें ये और पता चला था कि आपने कहा कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं नहीं काट सकता, इसलिए नहीं काट सकता कि मैं जुर्अत ही नहीं कर सकता। और चूंकि एग्ज़ैक्टली आपने आपने काटा, लेकिन इसके अंदर कोई शक व शुबहात इसलिए है कि आपने ही खत लिखकर, जितने भी उस वक्त के बादशाह थे, सुपर पावर थी, वो आज भी खत कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, और वो खत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से लिखे गए हैं। जब वो अल्लाह हाथ ताला से नहीं इतने लिखे। इल्म सिखा सकता तो वो चले, ये टॉपिक से हम हट जाएंगे। एनी हाउ अब आ आगे जाते चलते हैं। हैं। पॉइंट ये है कि इल्म जो है ना, उसका मामला इससे नहीं है कि आपको आता जाता क्या है। इल्म का मामला आप एक्वायर करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो एक्वायर कैसे करेगा? या तो आप उसको बताएंगे। हम्म, अब अरब के अंदर ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन के, बताते चले जाते हैं। वहां पे इस हद तक है, आप मोरितानिया अगर चले जाएं इस वक्त, तो ओके ओरली कन्वे होता है इल्म। लिखत ओके पढ़त बहुत ज्यादा नहीं है। ओके। इसकी बस एग्जांपल मैं खुद साहब आपको लाजमी दूंगा। मेरे जब शुरू शुरू में आपको पता नेट कैफे चले थे, तो हमारे पास एक ऑफिस बॉय है, वो चिट्टा अनपढ़ था सर। वो 2 साल बाद जब उस कैफे से निकला, तो वो डायरेक्ट कहीं उसका वीजा लग गया। मतलब इतना अच्छा टाइपिस्ट बन गया, इतनी अच्छी उसको इंग्लिश आ गई कि उसका गोरियों से डायरेक्ट राब्ता हो गया। तो मतलब ये है कि जब आपको सीखने का की लगन हो, और आपके सामने वसाइल भी हों, क्योंकि शायद उसको पहले कंप्यूटर भी नहीं मिला था। अब तो मेरे बच्चे जो है, उनके हाथ में गैजेट है, मोबाइल है, अब तो वो बोलते हैं तो ट्रांसलेशन हो जाती है। तो मतलब कहने का ये है कि अब जो बड़ी बड़ी क्लासें हैं और बड़े बड़े स्कूल्स हैं, अब वहां पर जा रहे हैं, तो वो आपकी ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन इल्म आपने अपने टाइम पर सीखना है, अपनी एज में ही जाके सीखना है। देखिए, मैं यही तो पॉइंट बता रहा हूँ कि इल्म को हासिल करना है कि एक्चुअल ठीक। में वो क्या है, क्या चीज है। उसका तरीकेकार, असल ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपने लिखना पढ़ना सीख लेना है। असल ऑब्जेक्टिव ये है कि इल्म आपने सीखना कैसे है। वही मैं ठीक। पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि इल्म हम सीखते हैं किताबें पढ़ के। अब आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। अब जिस इरा के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं, उस इरा के अंदर ये तमाम काम आप देख के और सुन के कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, यूट्यूब के ऊपर हर वो चीज़ मौजूद है जो आप सीखना चाहते हैं या ठीक है, पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक और है। उससे बिल्कुल। ज़्यादा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यूडेमी पे चले जाएँ। ओके। यूडेमी के ऊपर पूरे कोर्सेज़ मौजूद हैं। तो ओके। बच्चे को आपने शुरू दिन से वो टूल्स सिखाने, ये टूल है ना लिटरेसी का, हाँ, कि पढ़ते हम्म। कैसे हैं, अलिफ बे पे ते एबीसीडी, हम इसको, ये सिर्फ टूल है। आपने उनको बेसिक चीज सिखा देनी है, उसके बाद वो सीख जाएगा। मैंने बहुत से मजदूर देखे हैं जो सऊदी अरब में जाकर अरबी धड़ाधड़ बोलते हैं, जो यूरोप में जाकर इंग्लिश ही धड़ाधड़ बोलते हैं, तो इंग्लिश उसको उसने सीख ली। तो जब आप बात करते हैं जिस तरह हमने सीखी थी, तो हमें तो मतलब मेहनत कर करके पहले आपने ग्रामर सीखनी है, फिर आपने टेंस सीखने हैं, मतलब समझ नहीं आती। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका जेहन उस टाइम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आपकी एज से बड़ी बातें होती हैं। और मैंने ये देखा यहाँ पे बचपन से ही अब इंग्लिश शुरू हो जाती है। मुझे बताएं, कोई मुल्क तरक्की कर चुका है जो कौमी तरक्की कर सकी है, जो सिर्फ अंग्रेजी को ही फोकस करके रखती है? देखें, ज़बान इंसान, ये बात प्रूव हो चुकी है कि कोई भी ज़बान अगर आपने सीखनी है ना, तो आप 3 महीने में सीख सकते हैं। कोई भी इंसान, ठीक। आपने आज अगर कोई ज़बान सीखनी है ना, आप 3 महीने में उसको सीख सकते हैं। पॉइंट ये है कि ज़बान के अंदर क्या चीज़ है, उसको समझने की ज़रूरत है, और हमने इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हमने हम्म, बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाने पे लगा दिया, उर्दू भी पढ़ाने पे लगा दिया, बच्चा कन्फ्यूज़ ही ठीक है। रहता है कि क्या है। ये ज़बान उस दिन आप कर सकते हैं, जिस दिन आप कहें कि यार मुझ पे इस ज़बान पे पूरी तरीके से अबूर हो गया है, जिस ज़बान में आपको ख्वाब आता है। जिस ठीक। ज़बान में आपको ख्वाब आना शुरू हो गया ना, उस दिन आप समझें कि मुझे इस ज़बान पे अबूर हो गया है। मुझे जिस दिन अंग्रेज़ी में ख्वाब आया ना, उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार वाक़ई में अब इस ज़बान के ऊपर मुझे अबूर हासिल हो अच्छा, गया है। उसकी उसकी वजह ये है, और वो ज़बान मैंने उससे नहीं सीखी जो मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, बहुत ही एक वही मैं एक्सेप्शनल आपसे पूछूंगा सिनेरियो। कि आप अमेरिका में इतनी देर से सेटल हैं, तो ये अंग्रेजी आपने कब बोलना सीखी और गोरों के साथ डिस्कशन करना कब सीखा? यार यकीन करें, जो भी मैंने, हालाँकि मैं उस ज़माने में ना ज़्यादातर टाट स्कूल और उर्दू स्कूल होता था, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ पे ये था। मुझे मुझे वालिदैन ने जो है ना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया, और मैं हमेशा ही से ज़बानों के अंदर ना बिल्कुल ही निकम्मा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ज़बान के ऊपर अबूर उसको बोलने, पढ़ने और सुनने से आता है।
ठीक उसको है। इस तरीके से नहीं आता कि यार आप किसी को पढ़ा दें कि यार ये एबीसीडी पढ़ लो या कुछ कर लो। आप इंग्लिश की किताबें पढ़नी शुरू कर दें, आप इंग्लिश की न्यूज़ देखना नहीं, शुरू कर दें और मैं लोगों बात से। कर रहा हूँ। मेरे बच्चे को जाते हुए पहली क्लास इंग्लिश की बुक्स लग जाती हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वो बच्चे के ऊपर से गुजरती रहती हैं। वो 5वीं तक जाता है तो पता चलता है जी, अब वो मैट्रिक में लड़का गया जी, वो उसकी 4 सप्लियाँ आ गई हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में था, वो लिख ही नहीं सका पूरा। आप हमारे लिए एक बुक पढ़ना मुश्किल होती थी, अब इन बच्चों के लिए सारी बुक्स इंग्लिश में हैं। तो ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान कर रही है हमारी नस्ल का। यार दुनिया के अंदर किसी कौम ने किसी दूसरी कौम की ज़बान को सीख के तरक्की नहीं की। आज तक ठीक। ये तारीख वाज़ेह है इस हवाले से। तो ये आपने अगर कितनी हज़ार तरक्की साल की करनी है, तारीख है, हज़ारों साल की तारीख कर लें। आपने अपनी ज़बान के अंदर ही बच्चे की इनिशियल नशो-नुमा करनी है। एट लीस्ट पहले 7 से 8 साल जो है ना बच्चे के, उसमें तो बिल्कुल किसी और ज़बान पे उसकी इंटरेक्शन करवाएँ ही ना। सिर्फ़ ठीक। उसकी जो मादरी ज़बान है ना, जो आपने रोज़ाना उससे बोलनी है, जो रोज़ाना आपसे सुन रहा है, वो ही आपने ज़बान उसको लिटरेसी पढ़ानी है। अच्छा एनी हाउ क्विकली हम मूव करते हैं। एक लिटरेसी है, दूसरा आपका क्रिएटिविटी है। हमारे यहाँ बिल्कुल कहीं पर भी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने कोई एक ऐसी चीज़ भी करनी है या कोई एक ऐसा अमल करना है जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी को हार्नेस किया जाए। आप अगर देखें, गौर करें कभी, तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। वो बहुत हुँ। ज़्यादा चीज़ें करना चाहता है। वो चीज़ें बिल्कुल आप रहता है, उसको इसीलिए ज़्यादातर छेड़खानी करता है, घर में हर चीज़ को उलट-पुलट करना होता है उसने। उसने करना होता है, उसकी एक्सप्लोरेशन उसके अंदर एक ऐसी जहत होती है कि वो हर चीज़ के अंदर जो वो खोल के देखना चाहता है कि इसके अंदर है क्या, ये चलती कैसे है। इसी ओके। वजह से शुरू के दौर के अंदर हमारा बहुत अच्छी एक रिवाइज होती थी। हम बच्चे को ब्लॉक्स ला के देते थे, लेगो हुँ। ला के देते थे। उससे वो चीज़ें बनाता था डिफरेंट तरह-तरह की। और ये चीज़ अब खत्म हो गई है। अब आपके खिलौने फिज़िकल खिलौने नहीं है, आप उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, वो फ़ोन के ऊपर वो ओके। टिकटॉक कर रहा होता है, अच्छा, देख रहा होता है पूरम फनी भाई, अभी वीडियो। थोड़ी देर का पहले मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी डिपार्टमेंटल स्टोर में गया हूँ, तो वहाँ 2 बच्चे थे, एक शख्स के साथ, वो उनसे इंग्लिश में मुखातब था। फिर बाद में उसको उर्दू ही बोलनी पड़ी, खैर क्यों? शायद वो समझ नहीं पड़ा, या उसको समझ नहीं आई। मैं घर आया हूँ तो मेरी बच्ची ने क्या किया, वो साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। मतलब उसको टाइम मिला, उसको कुछ नहीं मिला तो उसने वो बारीक-बारीक पीस करके रख दिए। आपकी बात 100% है कि वो बच्चा कुछ करना चाह रहा है, लगन होती है। तो अगर उसको आप पॉजिटिविटी नहीं देंगे, वो कुछ उल्ट करेगा। तो कुछ ना कुछ मिक्सिंग कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलत सही करते रहते हैं। तो बिल्कुल आपने कहा उनको डायरेक्शन सेट करनी है, वो आपको रिजल्ट देंगे। मैं आपको असद भाई बताऊँ, मैं बल्कि काफ़ी लोगों को लेके भी जाता हूँ। फ़िनलैंड में ये तकरीबन सारा मामला हो चुका है। यूके के अच्छा। अंदर ब्रैडफोर्ड के अंदर एक स्कूल है, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बड़ी उनका रिगार्ड करता हूँ, अमजद परवेज़ साहब बल्कि हमारे चेयरमैन रह चुके हैं, जंप स्टार्ट पाकिस्तान के। उन्होंने एक स्कूल की बुनियाद रखी आज से कोई तकरीबन 10 एक साल पहले और वो ऑपरेशन है, उस स्कूल में कोई टीचर्स नहीं है। गवर्नमेंट ने तकरीबन उनको बड़ी स्पेशल कई मिलियन की ग्रांट दी उस स्कूल को और वो बड़ा एक मॉडल स्कूल है यूके में ब्रैडफोर्ड के अंदर और वहाँ पे कोई टीचर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब बच्चे आते हैं, तो एक फैसिलिटेटर है जो उनसे पूछता है आज तुमने क्या करना है? और अच्छा। बच्चे खुद से डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या करना है, क्या बनाना है, क्या सीखना है, किस तरीके से आगे वो दिन गुज़ारेंगे और इस तरीके से वो पूरा स्कूल चलता है। तो ज़बरदस्त। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि लिटरेसी है, फिर क्रिएटिविटी है जिसको हार्नेस करना है और फिर कुछ टूल्स हैं जो आपने उनको सिखाने हैं कि ये टूल्स अभी मौजूद हैं, इन टूल्स की मदद से तुम क्या कर सकते हो। तो बस खुरम भाई, ये आखिरी 1 मिनट है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने वो टॉपर देखे हैं जो तंदूरों पे रोटियाँ लगाकर मैट्रिक में और एफए, बीए में टॉप किया। बाद में मुझे वो प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र नहीं आया। ये रट्टा सिस्टम, ये जो पेपर हम काले करते हैं, पेपर शीट, और ये बड़े-बड़े जो रट्टू तोते हैं, जब हम देखते हैं तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाते हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग? यार देखें, मेमोरी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप रट्टा लगवा रहे हैं लोगों को, तो बहुत सी चीज़ें मुझे भी याद रह गई। मुझे भी इकबाल के बहुत से अशआर याद रह गए, उसमें समझ में नहीं आता था, लेकिन ये कि वो याद रह गए। पॉइंट ये है कि वो बुरी चीज़ नहीं है। आपने अगर स्कूलिंग सिस्टम कोई आपको अवेलेबल नहीं है, जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो कम हुँ। से कम उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें सप्लीमेंट करें। वो सप्लीमेंट क्या है? हम घर में आके लूडो खेलते थे, बोर्ड गेम्स खेलते थे, उससे एक स्ट्रैटेजी आती थी। हम एक हाँ। रिस्क गेम होती थी हुँ। पूरी दुनिया के ऊपर हम अटैक करते थे, 6 लोग होते थे। इस तरीके से जब बच्चों के साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, उनको ये एक्टिविटी मुहैया करते हैं, ब उनको पौधा लगवाएँ।
पौधा लगाने से उसको नज़र आएगा कि मैंने कोई चीज़ क्रिएट की है। जब हाँ, तक उसको ये मतलब 2 साल का बच्चा पौधा लगा सकता है, उसके सामने उसको कहें यार बीज डालो, फिर ले जाके उसको दिखाएँ 2 हफ्ते के बाद देखो इसमें से फूल निकल ये फूट पड़ा है। उसके हाँ। अंदर जो जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट सिर्फ़ इस एक अमल से आएगी ना, वो उसको पूरा साल मेहनत करके एक और क्लास भाई के अंदर ये नहीं पहले आएगी। सेशन का हम टाइम क्लोज हो गया है। मेरे बेटे ने गुठलियां आम की लगाई, अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, तो कल वो घास काटने वाला आया तो आज वो सारा दिन उसके ऊपर निगरानी करता, ये पौधे मैंने लगाए हैं, इसको नहीं काटना, मतलब उसकी जिम्मेदारी थी। तो नाज़रीन ये डिस्कशन जारी है और हमने पहला जो सेशन था वो तो हमने इंट्रोडक्शन में ज़ाया कर दिया, कुछ एजुकेशन पर फोकस कर दिया है। अब हम दूसरे सेशन में खुर्रम साहब से ये लाज़मी पूछेंगे कि अब हमारा वो बच्चा जो अभी जवान हो रहा है, वो मैट्रिक कर रहा है या कर चुका है, उससे पहले वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्या-क्या प्लान करे। और इस टाइम वो कंप्यूटर हाथ में रख के बैठा हुआ है, वो लैपटॉप हाथ में रख कर बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही। इतना फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन अर्निंग का, हर दूसरा बंदा वीडियो बना रहा है और उसके ऊपर वो यूट्यूब के ऊपर तो अर्निंग कर रहा है, जो वीडियो बना रहा है, लेकिन जिसके लिए बना रहा है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा।